स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे मोल कंसेप्ट चैप्टर के अंदर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री भाई फिजिकल केमिस्ट्री की आन है, बान है, शान है, जान है, जो भी आप बोलना चाहें सब कुछ है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री अगर आपको नहीं आती है तो आप किसी भी चैप्टर में फंस जाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, सिंपल, आपको रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स को प्रोडक्ट के अमाउंट से रिलेट करना होता है और इसी कैलकुलेशन को हम लोग स्टोइकियोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है, स्टोइकियोमेट्री बेसिकली कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बना और कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, इन कैलकुलेशंस को करना ही हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं मैं उनके ऊपर ध्यान दें, फोकस करें, बड़े आराम से अपने सीख सकते हैं। देखो आपके पास जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हो, लेट्स से आपने एक रिएक्शन लिखी है 2A + 3B एंड दिस गिव्स यू 4C। तो आप देख पा रहे हैं A और B यहां पर रिएक्टेंट है और C यहां पर प्रोडक्ट है। तो A और B के आगे जो नंबर्स लिखे हुए उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाँ, उन्हें हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये सब क्या है? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। क्या है? ये आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक नंबर है, ध्यान रखना। ये जो है ये यूनिटलेस होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, सिंपल एक नंबर होता है। लेकिन ये जो नंबर है ये रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स, क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स के रेशियो को दिखाता है। मतलब इस रिएक्शन में ए और बी हमेशा 2:3 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे। किस रेशियो में रिएक्ट करेंगे? 2:3 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है समझो, ये जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोल्स को। दीज रिप्रेजेंट moles of substances used in the reaction। इस रिएक्शन में किस सब्सटेंस के कितने मोल्स काम में आए हैं उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस रिएक्शन को दोबारा लिखो 2A + 3B gives 4C, तो देखो मैं इसे रिएक्शन की शक्ल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? शक्ल। तो इस रिएक्शन की शक्ल देखकर आप ये बता सकते हो कि भैया 2 मोल A किससे रिएक्ट कर रहा है? यहां पर 3 मोल B, और ये क्या बना लेगा उससे? 4 मोल C। इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो उसकी शक्ल देखकर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई इस रिएक्शन में 2 मोल A 3 मोल B से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 4 मोल C बनाएगा। अब अगर आपको ये चीज लिखना आता है, ये चीज तो किसी ने नहीं कहा, गीता में थोड़ा लिखा है कि भाई हर बार आपको A के 2 मोल ही लेने, नहीं, आपकी जितनी इच्छा है उतने मोल्स ले सकते हो। तो मान लो मैंने बोला यार मेरा मन कर रहा है मैं तो 8 मोल लूंगा, 7 मोल A लूंगा। लो भाई, अब आप 7 मोल A लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको आना चाहिए यूनिटरी मेथड, जो कि बड़ा ही आसान होता है। मैथ्स में अगर मैं आपसे पूछूं एक पेन 10 रुपए का है, बताओ 5 पेन कितने के होंगे? तो आप बोलते हो 50 रुपए के। तो वही काम आपको करना है। देखो 2 मोल A के लिए कितने B चाहिए? तो भाई 2 के लिए चाहिए 3। क्लियर है ना सबको? 2 मोल A के लिए कितना चाहिए? 3 मोल B चाहिए। अच्छा बताओ 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 1 मोल के लिए चाहिए होगा 3/2 चाहिए होगा। तो भाई 7 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? × 7 मोल B। तो इतने मोल A से रिएक्ट करने के लिए आपको इतना मोल B चाहिए होगा। सिमिलरली देखो 2 मोल A से बनता है 4 मोल C, 1 मोल से बनेगा 4/2, तो 7 से कितना बन जाएगा? × 7 मोल। तो सबसे पहले ये यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए। नीट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के कई स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं आती है, पता नहीं वो क्यों इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करें। धड़ाधड़ अंधाधुंध कोई भी रिएक्शन लिखो और रिलेट करना सीखो कि 10 मोल के लिए 5 मोल चाहिए तो 1 के लिए 5/10 चाहिए होंगे, और फिर जितने आपके पास है ना, ऐसे भाई 2 के लिए 3, 1 के लिए 3/2, तो 7 के लिए कितना? 3/2 × 7। ठीक है, इसमें परफेक्ट हो जाओ। अगर आपको देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमें जो चीज चाहिए रिक्वायरमेंट है और वो हमें नहीं आती है तो सबसे पहले उस पर काम करो, बाकी भूल जाओ सब्जेक्ट को। अगर आपको यूनिटरी मेथड में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले इसमें परफेक्ट हो जाओ। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना शुरू करो। वो ऐसे बदल सकते हो, जो चीज आपको नहीं आती उसके ऊपर काम करो, उसको टाइम दो, वो आपको आएगी और फिर वो आपको हमेशा के लिए आ जाएगी। आप उसमें कभी गलती करोगे ही नहीं। सही है, तो ये चीज हम बहुत यूज किया करेंगे। फिर देखो ये जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैसेस के लिए, फॉर गैसेस
These represents वॉल्यूम, लेकिन कब? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आप गैसेस से डील कर रहे हो तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वॉल्यूम को डिनोट करते हैं। ध्यान देना, मोल्स तो सबके लिए होता है, मोल्स तो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सभी के लिए मोल्स को आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी रिएक्शन को दोबारा लिखूं लेकिन इस फॉर्म में कि 2A गैस प्लस 3B गैस गिव्स 4C गैस। हाँ, तो इस रिएक्शन की शक्ल देखकर मैं सिंपली बोल सकता हूं कि भैया 2 वॉल्यूम A, मतलब 2 वॉल्यूम्स ऑफ A जो हैं वो 3 वॉल्यूम ऑफ B से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? 4 वॉल्यूम ऑफ C, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, तो आप जानते हो रिएक्शन बदली, रेशियो बदल जाएगा, हमारी लैंग्वेज बदल जाएगी। अब ये वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम आप मिलीलीटर ले लो, लीटर ले लो, जितनी आपकी इच्छा उतनी ले लो। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां पर लेट्स से कुछ 500 ml या लेट्स से 600 ml ए ले लिया, तो अब देखो 600 मिलीलीटर ए यानी 600 मिलीलीटर ए का वॉल्यूम हो गया। तो 600 मिलीलीटर ए के लिए मुझे कितना बी चाहिए होगा, ये मुझे देखना है। देख लो, बताओ 2 के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए ना। 1 के लिए कितना चाहिए होगा? हाँ, 1 के लिए चाहिए होगा 3/2। तो भैया 600 के लिए कितना चाहिए? इंटू 600। देखो ये कितना आ गया? 900 ml बी। यानी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 600 ml ए से रिएक्ट करने के लिए आपको 900 ml बी चाहिए होगा। बताओ सी कितना बनेगा? भाई 2 से कितना बन रहा है? 4 बन रहा है ना, डबल बन रहा है, जस्ट ऐसे भी देख सकते हो। ये देखो आप, तो 2 से बन रहा है 4, बताओ 1 से कितना बनेगा? हाँ वेरी गुड, 2 बनेगा। तो बताओ 600 से कितना बनेगा? इंटू 600 बनेगा। बताओ वैल्यू कितनी आ गई है? 1200 मिलीलीटर्स। क्या आपको इस चीज की क्लैरिटी है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप रिएक्शन की शक्ल देखकर अमाउंट्स को क्या कर सकते हो? आपस में रिलेट कर सकते हो, और इसी चीज को हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ध्यान रखना, वॉल्यूम सिर्फ आप गैसेस का गैसेस से रिलेट कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो मेरी बात को। मान लो इसी रिएक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, 2A गैस प्लस 3B गैस गिव्स 4C लिक्विड। अब आप बोलोगे कि भाई 2 वॉल्यूम ऑफ A 3 वॉल्यूम ऑफ B से रिएक्ट करके पता नहीं कितना वॉल्यूम ऑफ C बनाता है, क्योंकि C क्या है? C लिक्विड है। मैं गैस के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम से रिलेट कर सकता हूं, लेकिन मैं गैस के वॉल्यूम को लिक्विड या सॉलिड के वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, मोल्स तो मैं किसी के भी रिलेट कर सकता हूं। यहीं पर मैं बोल सकता हूं कि 2 मोल A 3 मोल B से रिएक्ट करके 4 मोल C बना लेगा। इन चीजों पे काम करो। कई लोग अटक जाते हैं आके, जब गैस और लिक्विड या सॉलिड लिखा तो समझ ही नहीं पाते हैं किसको कैसे रिलेट करो, फिर वो अंदाजे से कर देते हैं। नहीं, आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। गैस के वॉल्यूम को गैस के वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो, गैस के वॉल्यूम को आप लिक्विड या सॉलिड के वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकते हो। मोल्स तो आप किसी से भी रिलेट कर दो। सॉलिड के सॉलिड से, सॉलिड के लिक्विड से, सॉलिड के लिक्विड गैस, किसी के मोल्स रिएक्शन दी हुई है तो ए के मोल्स, बी के मोल्स, सी के मोल्स, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, आप रिलेट कर सकते हैं। आप सोचो मैं कितना स्ट्रेस दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मुझे पता है कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज को भी समझ नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बोले चीज समझ में आ गई? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। मैं इसे रिएक्शन की शक्ल बोलता हूं, और रिएक्शन की शक्ल देखकर आपको ये सारी चीजें क्या करनी आनी चाहिए? लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखें एक और छोटी सी चीज जो हम स्टोइकियोमेट्री में करने वाले, आई थिंक मैंने सारी चीजें आपके लिए रिलेट कर ही ली है। अब तो हमें बस क्या करना है, इन पे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, कई बार आप मास से भी रिलेट कर लेते हो, जैसे मोल्स की जगह आप मास से रिलेट कर लेते हो, तो उसके लिए मुझे एक रिएक्शन का एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं रिएक्शन लूँ ये N2 गैस, क्योंकि जब मैं आगे जाकर इनको यूज करूंगा तो कई लोग बोले सर ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया? 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। तो कभी कभी आप मास से मास भी रिलेट करते। देखो यह है मोल से मोल का रिलेशन, यह है वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशन, यह आएगा मास से मास का रिलेशन। अब देखो आप, यहां पर नाइट्रोजन है, दिख रहा है आपको, 1 मोल है, 1 मोल। ऐसे देख लो, नाइट्रोजन का मोलर मास लगाओ 2 × 14, तो यहां 28 ग्राम नाइट्रोजन काम में आ रही है।
2 इंटू 3 यहां पर 6 ग्राम काम में आ रही है, और देखो 2 इंटू 17 ये 34 ग्राम बन रही है। तो इस रिएक्शन से मैं इन तीनों के मास को रिलेट कर सकता हूं। ये रिएक्शन मुझसे कह रही है कि जब जब 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको हमेशा 34 ग्राम NH3 मिलेगा। ये फिक्स्ड है इस रिएक्शन की शक्ल से। अब आप देखो कि आपने क्या यूज किया और कितना यूज किया। मान लो आपने मुझसे बोला कि यार मैंने तो 50 ग्राम नाइट्रोजन यूज की, करो, किसने मना किया, आपकी इच्छा है, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने यहां पर लेट से 50 ग्राम नाइट्रोजन यूज किया, तो देखो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो बताओ 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा। ये सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो ना। 28 के लिए 6 है तो 1 के लिए कितना होगा, 6/28। तो भाई बताओ अगर आपने 50 ग्राम यूज किया है तो 50 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 6/28 इंटू 50। खत्म, हाँ खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, मजा आ गया ना। ये देखो 28 के लिए कितना है, 34। बताओ 1 ग्राम के लिए कितना बनेगा, 34/28। तो बताओ 50 ग्राम के लिए कितना बनेगा, बस 34/28 इंटू। तो अगर आपको इस चीज में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को यहीं पॉज करें, 10-15 रिएक्शंस लिख लें, आंख बंद करके कुछ भी ऐसे लिख लो ऐसे, और उनको आपस में रिलेट करना सीखो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये सब चीजें आपके बहुत काम में आने वाली हैं। सो गाइस, आर यू रेडी टू गो, रेडी टू स्टार्ट? सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे स्टोइकियोमेट्री में पूछे जा सकते हैं। तैयार रहें, बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, What volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius in 1 atm is needed to completely burn 1 liter of propane gas? तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को, देखते हैं आप कर सकते हैं फिर नहीं। हो गया? चलिए देखिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, फोकस करना। आपका आंसर आ भी गया तो भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चन क्लास में कर रहा हूं उनको फटाफट से देख लिया करो, चाहे तो आप 1.52 स्पीड वगैरह देख लो, लेकिन कुछ चीजें मैं सिखाता हूं उनके ऊपर जरूर फोकस करना। What volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius in 1 atm is needed to completely burn 1 liter of propane gas under the same condition? प्रोपेन हो गया आपके पास C3H8, है ना। आपको पता है किसी भी एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब जब AIPMT हुआ करता था, शायद 2016 या 2014 इसी कुछ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो C3H8 गैस है, इसको आपने O2 गैस के साथ बर्न किया है। तो सभी जानते हैं कि कंबस्टन पर आपको दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, एक CO2 और दूसरा H2O। अब देखो यहां पर कई लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं H2O को लिक्विड लूं या फिर गैस लूं, है ना, बहुत बड़ा इशू है। आज बता रहा हूं, ध्यान रखना, आगे भी कभी आएगा बताऊंगा, बट आप खुद ध्यान रखें आज के बाद से। आप मुझे बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? हाँ 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर है तो ये पक्का है कि वाटर गैस फॉर्म में होगा, अगर उससे नीचे है तो ये पक्का है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। और अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आप वाटर को क्या लेकर चलोगे, लिक्विड। तो यहां तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस और 180 में मेजर किया था और सेम कंडीशंस बोल रहा है, तो वाटर को आप यहां पर लिक्विड फॉर्म में ही लेकर चलोगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस तो आइस हो जाती है। नहीं, लिक्विड और आइस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते तो भी रिएक्शन में बनाए लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। 3 कार्बन रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 8 हाइड्रोजन 6 और 4 10 ऑक्सीजन, तो ये आ गया 5O2। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ रही है? बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, करेक्ट। ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए टू बर्न 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस? तो देखो साफ साफ दिख रहा है, इसका 1 वॉल्यूम जलाने के लिए आपको इसका 5 वॉल्यूम चाहिए होगा, इसके 1 लीटर के लिए आपको इसका 5 लीटर चाहिए होगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका है। अब कुछ लोग यहां फंस जाते हैं, यहां देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू दी हुई, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे आप वॉल्यूम, भाई आपने क्या बोला, 1 लीटर है प्रोपेन का, हाँ 1 atm 273 पर है, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, और मैं तो ना मोल्स निकाल लेता हूं प्रोपेन के। ले भाई निकाल ले, तो मोल्स निकालो, क्या आएंगे मोल्स, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ओके, अब मैं इससे ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लूंगा। तो भाई मैं बताया था आपको करके, दिख रहा है आपको, इसके 1 मोल से ऑक्सीजन के 5 मोल बनेंगे, सॉरी 5 मोल चाहिए होंगे। आपके पास कितने मोल्स हैं, 1/22.4 मोल। बताओ उससे ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे, 5 × 1/22.4 मोल।
क्या आपको ऑक्सीजन के मोल्स बताने हैं? नहीं, आपको तो वॉल्यूम बताना है। बताओ मोल्स से वॉल्यूम निकालने के लिए सेम कंडीशन पे आप 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो करना ही नहीं है, ये रहा डायरेक्ट सिंपल वर्बल क्वेश्चन है, सिर्फ देख के सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने सिखाया उसके ऊपर फोकस कर रहे हो तो गैसेस के लिए वॉल्यूम को वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो। अच्छा बताओ, मैं आपसे यहीं पे पूछता कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा, बता दो कि वाटर का वॉल्यूम कितना बनेगा। हाँ 4 लीटर तो नहीं बनेगा, पहली बात तो समझो। नहीं 4 लीटर नहीं बनेगा। क्यों? अरे भाई वाटर लिक्विड है, आप गैस के वॉल्यूम को लिक्विड के वॉल्यूम से रिलेट नहीं कर सकते हो। समझ गए? अब आप बोलो सर फिर भी मुझसे पूछ ले कि बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, तो मैं बताता हूं आपको। देखो पहले आप इसके मोल्स निकालोगे, ये रहे 1/22.4। तो इसके 1 मोल से देखो 4 मोल बन रहा है, मोल तो रिलेट कर सकते हैं। तो 1/22.4 से कितना बनेगा, 4 इंटू 1/22.4 मोल्स। दिख रहा है आपको ये? इसके मोल से इसका निकालो मास, तो 4/22.4 इंटू इसका मोलर मास होता है 18, तो ये बन गया 72/22.4 ग्राम। अब देखो ये हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लो, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, लिक्विड वाटर की कितनी होती है, कभी नहीं दी हुई तो आपको यही यूज करनी है। लिक्विड वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml आ गई, तो यहां से आप वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम होता है मास, तो मास हो गया 72/22.4 ग्राम अपॉन डेंसिटी। कैलकुलेट कर लो, तो 72/22.4 मिलीलीटर, ये आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। कर सकते हैं? तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप मुझसे सीखें, इन्हें अप्लाई करें क्वेश्चंस में, आप कभी भी इन क्वेश्चंस को गलत करके नहीं आओगे। तो जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने, जो मैं आपसे नोट डाउन करने को कहता हूं उसको नोट डाउन करके अच्छे से हाईलाइट करें और चुपचाप तमीज से क्वेश्चंस करें। इससे ज्यादा आपको नीट में सिलेक्ट होने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वो जब बोलते हैं ना 650 चाहिए, 680 चाहिए, आप आज से शुरू करो मेरे साथ, हम लोगों के साथ, जो भी लोग हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ, उनकी बात सुनो, वो जो कह रहे हैं वो करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखें, ये भी नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये दूसरा है, ये मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन, इसमें आपको दिमाग लगाना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। देखो अब एक चीज समझा दूं मैं आपको, STP मैंने आपको नया कन्वेंशन सिखा दिया है, कई बार आपको ऑप्शंस पुराने कन्वेंशन के हिसाब से मिलेंगे, दिख रहा है? तो आप एक काम करो, इसकी जगह 180 273 लिख लो, या फिर समझ लो क्वेश्चन के हिसाब से आपको 22.4 यूज करना है। वैसे 22.7 यूज करना चाहिए था, इसलिए आप इसको हटा के 180 और 273 लिख दो, 180 एंड 273 केल्विन। ठीक है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड व्हेन 0.01 मोल H2SO4 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ N2CO2। देखो रिएक्शन दी हुई है, चलो चेक करो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या। तो देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। हाँ भाई बैलेंस्ड है। अब शक्ल देखो, बताओ कौन दिया है H2SO4, पूछा क्या है CO2, ये रहा H2SO4, ये रहा CO2। देखो शक्ल देखो, क्या इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। तो अगर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 0.01 मोल से बताओ CO2 कितना बनेगा? 0.01 बनेगा। लेकिन ये तो CO2 का मोल्स आए हैं, आपको CO2 का वॉल्यूम निकालना है 180 273 पर। तो आपको अच्छे से सिखा चुका हूं, 22.4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 0.224 लीटर्स। कितना आ जाएगा? 0.224 लीटर्स। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कर सकते हो? समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न है क्या? हाँ एक और क्वेश्चन है, ये देखो, ये रिएक्शन दी हुई है, चलो इसमें आप दिमाग लगाओ, इसका आंसर निकालो, ट्राई करो। चलिए तो देखें, ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने की। देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस। इस रिएक्शन में कुछ लॉस इन मास हो रहा है, क्या मुझे बता सकते हो लॉस इन मास क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो क्या होता है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये O2 गैस है। तो जैसे आप इसे हीट करना शुरू करोगे, जैसे मान लो, समझना, मैं एक छोटा सा सिस्टम अरेंजमेंट बनाता हूं। ये एक वेइंग स्केल है, यहां पे डिजिटल रीडिंग आती है। मान लो यहां पर 20 ग्राम आपने, एक बाउल है, इस बाउल के ऊपर है ना सब कुछ मिला के आपने इसके अंदर 20 ग्राम KNO3 डाल दिया। अब जैसे आप इस KNO3 सॉलिड को हीट करना शुरू करोगे, देखो ये टूटेगा और क्या बनाएगा, KNO2 सॉलिड, और प्लस
यहां पर क्या होगी, साथ में यहां से ऑक्सीजन गैस निकलना शुरू होगी। तो क्या मुझे बता सकते हो जो 20 ग्राम लिखा हुआ है, ये 20 ग्राम स्टैटिक स्थिर रहेगा या इसकी वैल्यू चेंज होगी? हाँ, चेंज होगी। बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, है ना। देखो लगातार ये 20 की रीडिंग कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब आप ऑब्जर्व करोगे ये स्केल 5 ग्राम पे आके रुक जाएगा। बताओ रुकेगा या नहीं? ये इस चीज से आप अग्री करते हो या फिर नहीं? रुकेगा ना। क्यों? क्योंकि भाई क्या हो रहा है, आप जब इसे हीट कर रहे हो तो ये टूट रहा है इनटू दिस एंड O2 गैस, तो ये तो एज इट इज यहां पड़ा रहेगा, लेकिन जो O2 गैस है वो उड़ती जाएगी, और जब तक O2 गैस यहां से निकलती रहेगी तब तक इसका मास लगातार कम होता रहेगा। जब O2 गैस खत्म हो गई, पूरा डीकंपोज हो गया, अब और O2 रिलीज नहीं हो रही है, तो ये एक फिक्स्ड मास को अटेन कर लेगा। ठीक है, तो इसको हीट करने पर मास एक फिक्स्ड वैल्यू को अटेन कर लेगा। तो इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है? ये तरीका होता है कि कैलकुलेट द लॉस इन मास टिल the mixture is heated to constant mass। मतलब जितनी भी गैसेस थी वो सब निकल चुकी हैं उसके बाद। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस इन मास ड्यूरिंग अ रिएक्शन will be due to evolution of gases। तो किसी भी रिएक्शन में जो लॉस इन मास हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? गैसेस के एवोल्यूशन की वजह से होता है। तो ध्यान दें एक और चीज, अब मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना, O2 का मास निकालना है इस रिएक्शन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जैसे आप बैलेंस करो। इसे बैलेंस करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहीं पर हाफ O2 लगा दो, मतलब KNO3 सॉलिड गिव्स KNO2 सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2 KNO3 सॉलिड बताओ हीट करने पर क्या बनाएगा? 2 KNO2 सॉलिड प्लस O2 गैस। दिख रहा है आपको ये? तो दोनों तरह से आप रिएक्शन लिख सकते हो। अब बस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप मास से मास रिलेट कर सकते हो, आप मोल से मोल रिलेट कर सकते हो। तो हम मोल से करते हैं, चलो इसको। तो देखो 2.02 इंटू 100 202 ग्राम। आप इसका मोलर मास निकालना, 101 ग्राम आएगा, तो इसके मोल्स निकालो सबसे पहले। तो इसके मोल्स हो गए 202 अपॉन 101, वो आप करके देख सकते हो। ठीक है, इसके आगे 2 मोल। ओके, आपको बताना लॉस इन मास, तो लॉस किसकी वजह से होगा? ऑक्सीजन की वजह से। तो बस ऑक्सीजन पे फोकस करो। तो आप देखो इस रिएक्शन को ध्यान से, अगर मैं इस कंपाउंड का 1 मोल लेता हूं तो इसके 1 मोल से इसका आधा मोल बन रहा है। अगर 1 से आधा बन रहा है तो बताओ 2 से कितना बनेगा? 2 इंटू आधा यानी 1 मोल O2। और बताओ 1 मोल O2 का मास कितना जाएगा? इसके मोलर मास के बराबर 32 ग्राम O2, है ना। इंटू मोलर मास कर दो, मोल्स इंटू मोलर मास। तो भैया इस रिएक्शन में टोटल 32 ग्राम O2 प्रोड्यूस हो गई, जो उड़ गई, जो लॉस हो गया। 32 ग्राम का लॉस हुआ। शुरू कितने से किया था आपने? 202 ग्राम से। तो अगर कोई मुझसे परसेंटेज लॉस पूछ रहा है तो बन जाएगा लॉस कितने का है? 32 का। शुरू कितने से किया था? 202 से इंटू 100। सॉल्व कर लो, 15 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, क्योंकि 200 होता तो 16% आता, तो 16% थोड़ा सा नीचे आएगा, 15.9795% के आसपास। आप चाहो यहां से कर सकते हो, सेम चीज है। देखो यहां इसकी शक्ल देखो, इसके हिसाब से 2 मोल से 1 मोल O2 बन रहा है। अरे वाह, आपके पास तो 2 ही मोल है ना। मतलब 1 मोल O2 यानी 32 ग्राम बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये हुआ कि हम कैसे रिएक्टेंट के अमाउंट को प्रोडक्ट के अमाउंट से रिलेट करते हैं, कैसे हम पता करते हैं। अच्छा, अब अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे उसमें क्या था? एक रिएक्टेंट था। देखो ये है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक रिएक्टेंट H2SO4 का अमाउंट दिया था, इसके लिए कुछ नहीं बोला है।
ठीक है, उससे पहले भी सिर्फ एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया था, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसको तो पूछा था। तो बेसिकली अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए उनमें आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई कि इतना है, उससे क्या बनेगा। अब आपके पास अगला केस आता है जब आपके पास दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हुए हों। कैसे, समझे जरा इस केस को, लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझो मैंने एक रिएक्शन ली जिसमें, वही मेरी फेवरेट रिएक्शन है, मोस्टली मैं इसी को लेता हूं, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। अब अभी तक तो हम क्या किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट ले रहे थे। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने 6 मोल नाइट्रोजन ली है और 6 मोल हाइड्रोजन ली है, बताओ कितनी अमोनिया बनेगी। अगर हम फोकस करें एक एक के ऊपर, लेट्स से मैं पहले बात करता हूं कि अगर मैं नाइट्रोजन के हिसाब से निकालूं तो देखो 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रही है, तो बताओ 6 से कितनी बननी चाहिए, 12 मोल। तो नाइट्रोजन के बेसिस पर तो 12 मोल NH3 बननी चाहिए। और वहीं अगर मैं इसके बेसिस पर बात करूं, देखो 3 से बन रही है 2, 1 से बनेगी 2/3, तो 6 से कितनी बनेगी, × 6, यानी 4 मोल NH3 बननी चाहिए। ठीक है, ऑल्दो मुझे पता है आप सबके दिमाग में आ चुका है कि आपको LR लगाना है, पर क्यों लगाना है हम उस पर बात करते हैं। आप जानते हो मैं रटवाने पे का और समझाने पे ज्यादा भरोसा रखता हूं, इसलिए पहले समझें कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है लिमिटिंग रिएजेंट लगाने की, तभी तो लगाओगे। आपको पता ही नहीं लिमिटिंग रिएजेंट लगाना कहाँ है, तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे याद करके, है ना, नहीं कर सकते ना, तो फोकस करो। अब 12 मोल बनेगी या 4 मोल बनेगी, या फिर 12 + 4 16 बनेगी, तो वो हमें डिसाइड करना होगा कि क्या बनेगी। कैसे डिसाइड करेंगे, अच्छा एक चीज तो आप अच्छे समझते हो कि अमोनिया तब तक बनेगी जब तक ये रिएक्शन चलेगी। याद है ना सॉल्यूशन का डायलॉग, जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांस चलेगी, तो जब तक ये रिएक्शन चलेगी तब तक अमोनिया बनेगी, बनेगी ना। तो हम ये पता करते हैं कि रिएक्शन कब तक चलेगी। ठीक है, ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां फोकस करते हैं। मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, N2 + 3H2 एंड दिस गिव्स यू 2NH3। ठीक है भाई, ये रिएक्शन मुझसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि 1 मोल N2 से रिएक्ट करने के लिए मुझे 3 मोल H2 चाहिए होगी। सही है, ओके। तो बताओ अगर मैं 2 मोल N2 ले लूं तो मुझे 6 मोल H2 चाहिए होगी। भाई 1 के लिए 3 है ना, 2 के लिए 6 चाहिए होगी। अच्छा अगर मैं 3 मोल N2 ले लूं तो मुझे 9 मोल H2 चाहिए होगी। अच्छा अगर मैं 6 मोल H2 ले लूं तो बताना मुझे कितनी, हाँ यहां पर आपको 18 मोल H2 चाहिए होगी। ओहो गलती, N2 है। अब आप देखो कि आपके पास पर 6 मोल N2 है। बताओ 6 मोल से रिएक्ट करने के लिए आपको हाइड्रोजन कितनी चाहिए, 18 है, कितनी, 6 मोल, कितनी है, 6 मोल है। चाहिए कितनी, 18 है, कितनी, 6। बताओ क्या ये पूरा 6 मोल N2 काम में आएगा, नहीं। देखो जैसे ही N2 2 मोल काम में आया, 6 मोल हाइड्रोजन आ चुकी होगी काम में, और अब ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। दिस रिएक्शन विल स्टॉप। अब ये रिएक्शन इससे आगे चल ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि भैया जितना हाइड्रोजन चाहिए था उतना हाइड्रोजन नहीं है, फ्यूल खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया है, गड्डी आगे नहीं चलेगी। तो इस चीज को समझो, ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएजेंट जो जितना चाहिए था उससे बहुत कम अमाउंट में, उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है। बहुत कम छोड़ो, जितना चाहिए था उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इसने क्या कर दिया है, अब इसके बिना रिएक्शन आगे चल ही नहीं सकती है। तो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ तब तक बनेगा जब तक ये है, ये खत्म, रिएक्शन रुक गई, इतना ही प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट करता है, कंट्रोल करता है। ये ऐसा बोल दो ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहां पर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन है, हाइड्रोजन। और ये अभी भी बचा हुआ है, इसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो ये दो तरह के रिएजेंट होते हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक होता है एक्सेस रिएजेंट। चिंता ना करें, इस दुनिया में आपसे कोई भी ये पूछने वाला नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखो और एक्सेस रिएजेंट की डेफिनेशन। बोर्ड थोड़ी लिख के आना है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है और एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या है। ये चीज आपको समझनी है और इसी के ऊपर आपको फोकस करना है। आई होप मैंने आपको ये तो समझा दिया है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। अब बात आती है इनको यूज कैसे करना होता है। देखो यहीं पे देख लेते हैं एक बार। तो पहले भाई आपको दिख गया है कि जब तक हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन चलेगी,
तो अब ये जो 6 मोल हाइड्रोजन है इसी से प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान से देखो, 3 से कितना बन रहा है 2, 1 से कितना बनेगा 2/3, 6 से कितना बनेगा इंटू 6, यानी यहां पर आपको 4 मोल अमोनिया मिलेगी। समझ सकते हैं मेरी बात को? तो ये बेसिक समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो आप जानते हो, मैं आपको सिखाऊंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। तो ये चलते हैं आगे लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पे। तो डेफिनेशन आपके सामने है, द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ रिएक्शन और द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड, उस रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आप हैशटैग लगा यहां पर ऐड करें कि whatever amount of product is formed will be formed on the basis of limiting reagent। तो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग एजेंट के बेसिस पर बनेगा, पहली चीज। ठीक है, तो अब आपको कोई भी रिएक्शन में लिमिटिंग एजेंट कब लगाना होता है? जब आपको 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट दिए गए हों। तो वो भी आप यहां पे लिख लो ताकि अभी रिवाइज करो तो आपको ध्यान रहे कि व्हेन अमाउंट्स, अमाउंट का मेरा मतलब है मोल्स, वॉल्यूम, मास, कुछ भी हो सकता है। सो व्हेन अमाउंट ऑफ 2 और मोर reactants are given, use the concept of LR। उस केस में आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे। तीसरी चीज, हम कैसे पता करें कोई रिएक्टेंट LR है? तो हम सीखने वाले स्टेप्स टू फाइंड LR, स्टेप्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, ये जो मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूं, इनको ना आप रफ में पता करना। सिर्फ इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर में तो हवा में पता कर लोगे, बट स्टिल आप जब भी ये कैलकुलेशन लगाओ ना, ये मेन पेज पे जहां आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है वहां मत करना, गलती कर बैठोगे। हम सिर्फ यहां से पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले काम करना होता है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां कई बार आपकी भावनाओं से खेल जाएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं देगा, तो हमेशा चेक कर लेना आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने रिएक्शन ली थी, ये N2 + 3H2 gives 2NH3। तो आपने देखा था इसके भी 6 मोल दिए हैं उसने और इसके भी 6 मोल दिए हैं। तो देखो, जब रिएक्टेंट के 2 रिएक्टेंट के उससे ज्यादा के अमाउंट दिए हो तो हम लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? डिवाइड मोल्स बाय रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। द लीस्ट वैल्यू विल गिव LR। अब इसके बाद आप क्या करोगे? आप इनको इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, 6/1, 6/3। तो देखो 6/1 तो 6 आ गया और 6/3 कितना होता है? 2। तो जिसकी वैल्यू छोटी आई वो LR है। इसका मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। बस एक बार आपने LR पता कर लिया तो अब सारी कैलकुलेशन आपको LR के बेसिस पर ही करनी है। कैसे? ध्यान से देखें, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, तो आपने बोला ये भी 6 मोल है और ये भी 6 मोल है। ध्यान रखना, अगर आप ये कैलकुलेशन यहां कर लोगे ना तो आप इसी से सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर गलत आएगा। इसीलिए जब LR पता करना है तो उसकी कैलकुलेशन रफ में करना, साइड में करना या हवा में करना। हवा में कैसे? 6/1 6, 6/3 2, 2 ये छोटी वैल्यू है तो ये पता लग गया मुझे कि ये LR है। अब बहुत आसान है, सब कुछ इसी के हिसाब से चलेगा। तो देखो, अगर ये LR है तो ये 0 हो गया, ये खत्म हो जाएगा। LR को 0 कर दो। ये LR है तो एक्सेस रिएजेंट है जो बच जाएगा। तो कितना बचेगा वो भी देख लेते हैं। मैं आप कह रहा हूं हर चैप्टर में आप ये चीज यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करें। ठीक है, अब देखो, इसके 3 से 2 बनता है, 1 से बनेगा 2/3। तो बताओ 6 से कितना बनेगा? N2 6 यानी 4 मोल।
अगर आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता है तो मैं इतनी बार यूज कर रहा हूं, आ जाना चाहिए अब तक। तो यहां फोकस करो, यहां कई लोगों को प्रॉब्लम आती है 6 माइनस, देखो 3 के लिए 1 चाहिए, 1 के लिए कितना चाहिए होगा 1/3, बताओ 6 के लिए कितना चाहिए होगा इंटू 6, 2, 6 माइनस 2, आपके पास फाइनली 4 मोल N2 बचेगा और 4 मोल NH3 बनेगा। ध्यान देना, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्सचर। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिक्सचर। ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिनमें आप लोग परेशान हो सकते हो। कई लोग सोचते हैं प्रोडक्ट मिक्सचर का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट होगा, नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट बच गया दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? प्रोडक्ट मिक्सचर में काउंट होते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आती है? चलिए यहां तक बात समझ में आती है तो एक और केस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा। मान लो मैं सेम रिएक्शन लेता, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और मान लो मैं इसके 3 मोल और इसके 9 मोल ले लेता। अब बताओ LR कौन? LR निकालने के लिए क्या करना है? 3/1 इसका कोफिशिएंट, 9/3, ये भी 3 और ये भी 3, आइला सेम आ गया। अब कौन LR? हाँ जानते हो, आप जानते हो कोई LR नहीं है। क्या है? जब आप ये रेशियो निकालो और दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में कोई भी LR नहीं होता है। इसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। देखो 1:3 का रेशियो है, 1:3 का, इसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो इस चीज पे आप ध्यान देना, क्या है, पॉइंट नोट डाल के लिखना है इसको कि व्हेन reactants are present, when reactants are present in stoichiometric ratio, in stoichiometric ratio, then no LR, both the reactants will be completely consumed। तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या होते हैं? पूरे पूरे कंज्यूम होते हैं। इस चीज के ऊपर आप फोकस करें। समझ गए मेरी बात को? तो देखो जो मैंने अभी केस लिया था आप सामने, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना है? 1:3। कितना है? 1:3। तो आप देखो अगर आप इसका 3 मोल और इसका 9 मोल लो तो ना ये बचेगा ना ये, और दोनों से सेम बनेगा। किसे भी निकालो, देखो 1 से बन रहा है 2, 3 से बनेगा 6 मोल। आप चाहो तो इससे निकाल के देख लो, 3 से बन रहा है 2, 1 से बनेगा 2/3, तो 9 से कितना आनेगा? इंटू 9, फिर से 6 मोल। तो फिर जब दोनों स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है, यानी दोनों में डिवाइड करने पर 1:1 सेम नंबर आ रहा है, तो फिर कोई भी LR नहीं होता। दोनों रिएक्टेंट पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे और आपको जो अच्छा लगता है उससे आंसर निकाल लो, दोनों से ही आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस चीज पे जरूर 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 ध्यान दें। ये होता है आपके पास कंसेप्ट ऑफ LR और ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपके काम में आएगा। हाँ भाई, हो गया? हो गया। तो चलिए आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगेन यहाँ STP लिखा है, तो अब आप देखो, ऑप्शंस नहीं मेरे पास, ऑप्शन होता तो मैं देखता, ऑप्शन है नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो अब आपको STP को 22.7 ही लेकर चलना है। ट्राई करें। हाँ भाई, हो गया आंसर, है ना? आसान सा क्वेश्चन है। देखो 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 लिया और 6 मोल आपने HCl है, तो भाई 3 मोल इसके हैं और 6 मोल इसके हैं। देखो 3/1 3 और 6/2 इज 3, अरे सेम आ गया, सेम आ गया ना? तो कोई भी LR नहीं है, ना ये बचेगा ना ये बचेगा। बताना क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2, किसी से भी निकाल लो, तो इससे निकाल लो। देखो 1 मोल से 1 मोल, तो 3 मोल से आपको 3 मोल CO2 मिलेगी, और 3 मोल CO2 का वॉल्यूम 22.7 से मल्टीप्लाई करो, लीटर्स में आपको अपना आंसर। आसान है ना? तो बस यही होता है कंसेप्ट ऑफ LR, और इतनी ही आसानी से आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन द रिएक्शन 4A + 2B + 3C गिव्स A4B2C3। ठीक है, करो ट्राई। जब तक मैं लिख लेता हूं, आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, जब तक मैं डेटा लिख रहा हूं आप तब तक भी ट्राई कर सकते हैं। 2 मोल A है,
1.2 मोल B है और 1.44 मोल C है। आ गया? चलिए तो देखते हैं, आंसर मैच करें अपना। तो LR पता करें। फिर से यहां मत करना, या तो रफ में करो या मेरी तरह हवा में करो। पहले रफ में करो, फिर धीरे धीरे हवा में आप खुद ही आ जाओगे। देखो 2/4 1/2 0.5, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 0.5। 1.2/2 ये आ जाएगा 0.6। 1.44/3 देखो ये 1.4 जो है 1.44/3, तो पॉइंट लगा दो, 3 4 का होता है 12, 2.48। अब दिख रहा है सबसे छोटी वैल्यू है, दिख रहा है ना आपको? तो यहां पर CLR है। देखो मैं भी इस कैलकुलेशन को यहां नहीं कर रहा हूं, मेन कैलकुलेशन में ऊपर साइड में, अब कहीं और कर रहा हूं। अब मुझे दिख गया भाई CLR है, तो अगर CLR है तो इसको 0 कर दो। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा इसी के बेसिस पर बनेगा। तो देखो 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, बताओ 1 मोल से कितना बनेगा? 1/3। तो 1.44 से कितना बनेगा? इंटू 1.44, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं? तो बहुत आसान है, बस आप ये ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नीट 2014 का क्वेश्चन है। अगेन ये पुराने क्वेश्चन है, STP को ये 22.4 लेकर चलता है, दिख भी रहा है देखो। अब आपको रिलेट करना चाहिए ना, हर बार मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, जबकि मैं हर बार लेक्चर में बता चुका हूं, तो हर बार बोलता हूं कि भाई सिचुएशन के हिसाब से, अब 1-2 साल से हमने चेंज किया है, STP आएगा तो 22.7 यूज करेंगे। तो ये पुराने क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है, तब STP को 22.4 ही पढ़ाया जाता था। तो आप प्लीज डिबेट ना करें, इन चीजों के ऊपर वेस्ट ना करें, आप इतने समझदार हो कि एडजस्ट करना है कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। देखो आपने मिक्स किया है H2 गैस को, कितना आसान क्वेश्चन है, आप समझे। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आएंगे, मैं तो आपको बहुत कुछ सिखाता हूं, बट क्वेश्चंस के ऊपर आप फोकस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको फील नहीं आएगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो H2 गैस का 22.4 लीटर है, तो आप चाहो तो, क्योंकि देखो मोल्स में आंसर देना, मोल्स निकालो, तो 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 इसका 1 मोल है। और देखो 11.2 इसको डिवाइड करोगे 22.4 से, तो इसके आधे मोल आएंगे। अब देखो दोनों के अमाउंट पता है, तो 1/1 0.5/1 ये LR है, ये LR है, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो 1 से बन रहा है 2, अगर 1 से 2 बन रहा है तो 0.5 से कितना बनेगा? 2 इंटू 0.5, दैट इज आपको 1 मोल HCl मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं? आसान है ना? हाँ बिल्कुल आसान है, लिमिटेशन का कंसेप्ट बहुत आसान है। देखो एक और नीट 2009 का क्वेश्चन है, ऑप्शंस गलत आ गए, सॉरी, यहाँ पर इनको भूल जाओ, तो बिना ऑप्शन के सॉल्व करो। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है, और इसने भी वही बनाया है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, टेम्परेचर नहीं दिया है तो आप H2 लिक्विड लिख सकते हो, तो इसने वैसे भी वॉल्यूम नहीं मास दिया है। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन। अब देखो कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा, वो रेशियो है, चेंज कर सकते हो। देखो 10 ग्राम 10/2 इसके हो गए 5 मोल। 64 ग्राम 64 O2 का मोलर मास होता है 32, इसके हो गए 2 मोल। देखो 5/2 2.5, 2/1 2, ये LR है ना, 2/1 2, 5/2 2.5, ये छोटी वैल्यू है, ये LR है, तो ये 0 हो गया। अब देखो 1 से कितना बन रहा है? 2, 1 से अगर 2 बन रहा है तो 2 से कितना बनेगा? 4 मोल। लेकिन आपको अमाउंट ऑफ वाटर बताना है, तो शायद मास बताना है, क्योंकि देखो सब ग्राम में दिया है, तो आपको 4 मोल वाटर का मास निकालना है, इनटू मोलर मास, आंसर आ जाएगा 72 ग्राम H2। ठीक है ना? तो बस यही है कंसेप्ट ऑफ LR, और मोल कंसेप्ट में ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, LR निकालना और अमाउंट्स को रिलेट करना। कर सकते हैं? चलिए एक और काम का टूल मैं आपको सिखा रहा हूं, इसे हम बोलते हैं POAC। अच्छा एक क्वेश्चन और है अभी, तो ये देखें, नीट 1998 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कह रहा है व्हेन, यहां पर शायद 1 मोल ही है, 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट। तो देखो रिएक्शन क्या दी हुई है, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। तो आप इसे ट्राई कर लेना,
मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं आपको। इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। देखो 1/4 0.25, 1/5 0.2, तो ये छोटी वैल्यू है, तो ये LR है, O2 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अब देखो इसके 5 से बन रहा है 4, 1 से बनेगा 4/5, 5 से 4, 1 से बनेगा 4/5, 1 मोल है। 5 से 6, 1 से बनेगा 6/5। ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, बस यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारी की सारी ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो चुकी होगी, कंज्यूम हो चुकी होगी। ठीक है, बट ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, जब इतनी आपको पढ़ाने वाले लोग नहीं होते थे, खुद से पढ़ना होता था। अब क्या थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं कि भाई अब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सिखाने पढ़ाने वाले हो गए मुझ जैसे, तो उनके ऐसे थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। बट ये पुराने क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। ठीक है, चलिए अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टूल मैं आपको सिखा रहा हूं, जिसका नाम है POAC। नाम तो आपने सुना ही होगा। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये क्या होता है, क्या नहीं होता, सब भूल जाओ, मैं कुछ पॉइंट सिखा रहा हूं, उस पर फोकस करना। ठीक है, POAC लगाते टाइम, ठीक है, एक तो लिख लेना यहां पर कि POAC इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन एटम्स। ठीक है, दूसरा, do not consider stoichiometric coefficients while applying POAC। तो POAC लगाते टाइम कभी भी आप कोएफिशिएंट्स को कंसीडर ना करें। ठीक है, POAC एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को एक लाइन में सॉल्व कर देता है, अगर हाँ सही जगह लगाया जाए तो। अगर गलत जगह लगा दिया तो छोटे से क्वेश्चन को बहुत बड़ा करना भी से बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ, आप ये सीखो POAC लगाते कैसे। तो मान लो मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी कि ये है ब्यूटेन, इसको आपने O2 के साथ जलाया, तो जलाने पर ये बनाएगा CO2 + H2। ठीक है, POAC बेस्ट लगाते हैं जब हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, आप बैलेंस कर भी दो 13/2 आएगा। तो भी POAC लगाते टाइम हम कोएफिशिएंट को कंसीडर, कोएफिशिएंट को भूल जाना हो तो भी देखना ही मत, POAC लगा रहे हो। POAC लगाते हैं एटम पर, जैसे देखो मैं यहां लगा रहा हूं POAC फॉर कार्बन। ये आपको अप्लाई करके ही समझ में आएगी, इसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कैसे लगाते हैं ध्यान से देखो। पहले आप देखोगे रिएक्टेंट की तरफ, देखो रिएक्टेंट में यहां कार्बन है, हाँ कितना है 4, तो आप क्या लिखोगे 4 × मोल्स ऑफ C4H10। बताओ यहां कार्बन है? नहीं है, रिएक्टेंट साइड खत्म, इक्वल का साइन लगाओ। किसका? इक्वल का। चलो आगे, यहां कार्बन है कितने? 1, 4 नहीं है, इसको काउंट नहीं करना है। यहां देखो यहां कितना है, 1 है ना, तो क्या लिखोगे 1 × मोल्स ऑफ CO2। बताओ यहां कार्बन है? नहीं है ना, छोड़ो, बस खत्म। ये लग गई कार्बन के लिए POAC। जहां जहां कार्बन हो उनको देख लो, POAC लग जाएगी। है, देखो जैसे हम लगाते हैं POAC फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगाएं, ऑक्सीजन, क्या यहां ऑक्सीजन है? नहीं है, यहां है, हाँ है, कितना है? हाँ 2, क्या लिखोगे 2 × मोल्स ऑफ O2। रिएक्टेंट साइड खत्म, इक्वल का साइन लगाओ, प्रोडक्ट साइड आओ। यहां कितने ऑक्सीजन है? 2, तो क्या लिखोगे 2 × मोल्स ऑफ CO2 प्लस यहां है, हाँ है, कितना है 1, तो क्या लिखोगे 1 × मोल्स ऑफ H2। लग गई ना? अच्छा चलो हाइड्रोजन के लिए लगाते हैं। हाइड्रोजन के लिए बताओ, हाइड्रोजन के लिए कैसे लगेगी? क्या यहाँ हाइड्रोजन है कितना है 10 है, तो क्या लिखोगे वेरी गुड 10 × मोल्स ऑफ C4H10। क्या यहाँ है? नहीं है, इक्वल का साइन, यहाँ है नहीं है, यहाँ है 2 × मोल्स ऑफ H2O। तो बस यही होती है POAC। एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो। कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, वो आप क्वेश्चंस के थ्रू सीखोगे। बट हाँ, अगर आपको रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दिया है, एक प्रोडक्ट दिया है, और उन दोनों में एक ऐसा एटम है जो कहीं और नहीं है, तो आप वहां पर क्या लगाओगे? POAC। क्या लगाओगे आप वहां पर? POAC, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, बाकी तो अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कर करके ही पता लगेगा। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2
mass of CO2 produced by the combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। तो 570 ग्राम ऑक्टेन के कंबस्टन से कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी ये आपको बताना। अभी बता देते हैं। ऑक्टेन CnH2n+2, 8 into 2 + 2 is 18, तो C8H18 ये हो गई ऑक्टेन। इसे आप O2 के साथ जला रहे हो, इससे बनेगी CO2 + H2। तो देखो यहां पर POC बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि जो मुझे दिया है, मुझे क्या दिया है? ऑक्टेन। और जो मुझसे पूछा है, मुझसे क्या पूछा है? CO2। इन दोनों में एक ऐसा एटम है जो कहीं और नहीं है, कार्बन। देखो कार्बन सिर्फ ऑक्टेन में है और CO2 में है, और कहीं नहीं है, नहीं है ना। दैट मीन्स ये है कि यहां से जो भी कार्बन चला है वो सारा का सारा यहां पहुंचा है। तो इन दोनों के बीच में हम बोल सकते हैं कि कार्बन एटम कंजर्व्ड है। कार्बन यहां से उठा और यहां चला गया, इन दोनों के अलावा कार्बन और कहीं नहीं गया। तो ऐसे केस में हम क्या लगा सकते हैं? POAC फॉर कार्बन। देखो यहां कितना कार्बन है? 8, तो क्या लिखोगे? 8 into मोल्स ऑफ C8H18 खत्म, इक्वल। प्रोडक्ट साइड में आओ, कितना कार्बन है? 1, तो क्या लिखोगे? 1 into मोल्स ऑफ CO2। बस देखो यहां से आप मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हो। कितना? 8 into मोल्स ऑफ C8H18। तो इसका मास कितना है? 570। देखो कैलकुलेट करो, 12 8 96, 96 + 18 is 114। इसको 5 टाइम्स उड़ाएगा तो आपके पास 40 मोल CO2 है, और 40 मोल CO2 का मास इंटू 44 कर दो, 1760 ग्राम। जिसे आप चाहो तो 1.76 किलोग्राम भी लिख सकते हो। तो बस यही होती है POAC, और ये POAC आपको अच्छे से लगाने आनी चाहिए, और लगाना आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो चलिए खतरनाक सा क्वेश्चन, इसे पढ़ें। कॉपी कर लेना, ये मैं हट जाता हूं, एक बार कर लो फटाफट से कॉपी, पॉज करके। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए देखें, खतरनाक सा क्वेश्चन, और इतना बड़ा, ट्राई करो। हाँ भाई, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर देखने में बड़ा खतरनाक है। कह रहा है इन अ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH2PO4। ध्यान से सुनना, आप फॉस्फोरस को डिटरमाइन करना चाहते हो, और उसके लिए आपने NH2PO4 लिया, ठीक है। इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयंस टू प्रेसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम और अमोनियम आयन से करवाई, और अल्टीमेटली आपको ये कंपाउंड मिल गया MgNH4PO4.6H2। ठीक है, दिस इज हीटेड एंड डीकंपोज टू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इसको आपने हीट करके Mg2P2O7 बना दिया, ठीक है। कह रहा है अ सोल्यूशन ऑफ NH2H4 yielded 1.054 ग्राम। इसका आपको 1.054 ग्राम मिला। बताओ इसका कितना मास आपने लिया होगा? बस दिख गया ना अब आपको? हाँ भाई, आप फास्फोरस पता करना चाह रहे हो ना, मतलब जो फास्फोरस यहां था वो सारा फास्फोरस यहां पहुंच गया। तो जो दिया है और जो पूछा है उन दोनों में एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, वो है फास्फोरस। आप यहां पर क्या कर दोगे? POAC फॉर फास्फोरस। आप सोचो सर POAC में ऑक्सीजन पे लगा दूं? नहीं, ऑक्सीजन तो क्या है, आई गई है। जब आपने इससे बनाया तो देखो ऑक्सीजन बढ़ गई, हीट किया तो कुछ ऑक्सीजन चली भी गई होगी H2O की फॉर्म में, है ना। देखो हाइड्रोजन गायब है यहां से। ऑक्सीजन फिक्स नहीं, ऑक्सीजन कंजर्व नहीं है। आप फास्फोरस का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो, मतलब जो भी फास्फोरस यहां था सारा का सारा यहां पहुंचा होगा। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, वो एटम उन दोनों कंपाउंड के बीच में कंजर्व रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। देखो यहां फास्फोरस कितना है? 1, तो आप लिखोगे 1 into इसके मोल्स। सो मोल्स ऑफ NaH2PO4, और यहां कितना फास्फोरस? 2, तो आप लिखोगे 2 into इसके मोल्स। मोल्स ऑफ Mg2P2O7। तो देखो इसके मोल्स कितने हो गए? 1 into इसके मोल्स हो गए, इसका मास अपॉन इसका मोलर मास। H3PO4 था 98, 97 + 23 120। 2 into ये निकालो तो 48 62 48 110
96 प्लस 16 112 222। ठीक है, तो बन गया इसका मास 1.054 डिवाइडेड बाय 222। अब ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। बट देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी खतरनाक लैंग्वेज और बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया। कर सकते हैं ना, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, ये देखें और भी खतरनाक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, केमिस्ट डिसॉल्व्स 1.95 ग्राम ऑफ प्योर प्लेटिनम। तो आपने प्लेटिनम लिया और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया इस कंपाउंड में। बस यही है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, पढ़ते रहना आप। पूछ रहा है डिटरमाइन मास ऑफ दिस प्रोडक्ट, प्लेटिनम कितना था 1.95 ग्राम, तो लगा दो POAC फॉर प्लेटिनम। कितना, एक प्लेटिनम है तो 1 इंटू प्लेटिनम के मोल्स 1.95 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 190। दिख रहा है ना, एक ही प्लेटिनम है तो 1 इंटू प्लेटिनम के मोल्स, तो मास अपॉन मोल मास, दिस विल बी इक्वल टू, यहां कितना प्लेटिनम है 2, तो 2 इंटू इस कंपाउंड के मोल्स। अब इसके मोल्स कैसे निकालोगे, इसका मास वो तो आपको निकालना है, और इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहां से आप इसका मास कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो ये है POAC, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकी बजा के एक लाइन के अंदर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो बस ये है POAC, और इसका आप जरूर 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 ध्यान रखें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए कर लिया क्वेश्चन ट्राई, आसान सा क्वेश्चन है ना। देखो क्या कह रहा है, what weight of P4O6 and P4O10 will be produced by the combustion of 31 gram of P4 in 32 gram of oxygen having no P4 and O2। ठीक है, देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपने फास्फोरस लिया है और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई है। ठीक है, तो एक तो आपके पास बन रहा है P4O6, और इसी P4 से आपके पास क्या बन रहा है, P4O10, और उसने कहा है कि ना तो P4 बच रहा है ना O2 बच रहा है। तो देखो आपके पास था 31 ग्राम P4, इसके मोल्स निकालो, तो 31 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 31, यानी ये आ गए 1/4 मोल्स, 0.25 मोल P4 था। तो देखो जितना भी आपके पास P4 था पूरा काम में आया, तो पूरे में से कुछ यहां पे काम में आया होगा x मोल, और देखो जो बाकी बचा 0.25 माइनस x यहां पर काम में आया होगा। ठीक है, ऑक्सीजन 32 ग्राम थी, कितनी थी 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन 32/32 वो थी टोटल 1 मोल। अब देखो 1 मोल ऑक्सीजन में से यहां कुछ काम में आई होगी, वो हम देख लेंगे। तो टोटल अवेलेबल ऑक्सीजन कितनी है बताओ, टोटल ऑक्सीजन वो है आपके पास 1 मोल, है ना, ध्यान से देखना। तो अब आप यहां से आगे बढ़ो, बैलेंस करो, 6 ऑक्सीजन है तो 3O2 और 10 है तो 5O2। देखो 1 मोल के लिए 3 मोल काम में आ रही है, तो बताओ x के लिए कितनी काम में आएगी, 3x मोल आएगी। और बताओ इसके x मोल से कितना बनेगा, x मोल बनेगा। देखो 1 मोल के लिए 5 मोल है, तो बताओ 0.25 माइनस x के लिए कितनी काम में आएगी, 5 इंटू 0.25 माइनस x। बताओ इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, इतने मोल से कितना बनेगा, 0.25 माइनस x मोल। क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, समझने की बात है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है। भाई कह रहा है सारा फास्फोरस काम में आएगा, सारी ऑक्सीजन काम में आएगी। तो आपने पता कर लिया आपके पास टोटल फास्फोरस कितना था, 0.25 मोल, उसमें से कुछ x मोल यहां काम में आएगा, बाकी का बचा 0.25 माइनस x यहां काम में आएगा। अब ये देखो इसके x के लिए O2 कितनी चाहिए, 3x, और इसके इतने के लिए O2 कितनी चाहिए, इतनी। तो देखो ये हो गई टोटल O2 जो काम में आई, है ना। हमारे पास टोटल O2 कितनी है, 1 मोल, तो देखो टोटल ऑक्सीजन हो गई 3x प्लस 5 इंटू 0.25 माइनस x, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ध्यान से देखो 3x प्लस ये बन गया 1.25, 25 5 जा 125 होता है, माइनस 5x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो देखो इस 1 को इधर लाओ, 3 में से 5 गया -2, तो ये बचेगा 0.25 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो देखो x के लिए आ जाएगी 0.25 अपॉन 2। ठीक है,
अब आप चाहो तो 0.25 को 1/4 लिख लो, तो ये 1/8 मोल बन जाएगा X। आ गई? तो देखो P4O6 कितना बनेगा, 1/8 मोल। तो यहां से आप मोल्स ऑफ P4O6 निकाल लो, आ गए 1/8। बताओ मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मास ऑफ P4O6 हो जाएगा 1/8 इंटू इसका मोलर मास। 31 इंटू 4 124, 124 प्लस 96 100 220। तो इसको 220 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 8 2 जा 16, 6 बचेगा 60, 8 7 जा 56, 4 8 4 जा 32, 27.4 के आसपास कुछ है। एक ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा। तो बाकी दूसरा देखो, अब यह 0.25 को 1/4 लिख लो, माइनस देखो x की वैल्यू कितनी है 1/8। 1/4 में से 1/8 गया तो ये वापस से 1/8 ही बचेगा, यानी P4O10 के भी 1/8 बचे हैं। इसका मास निकालो, तो इसका मास कितना आएगा 1/8 इंटू उसका मोलर मास 160 प्लस 124 284। इसको सॉल्व कर लो, दिख रहा है 8 3 24 35.5 ग्राम आ जाएगा इससे। ठीक है, तो एक और बार रिपीट करता हूं, हो सकता है आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया। ये कह रहा है कि इसने कुछ P4 लिया कुछ O2 लिया, उसे साफ साफ बोला है कि ना तो P4 बच रहा है ना O2, यानी जितना फास्फोरस है पूरा पूरा काम में आ रहा है। तो हमने देखा कि मेरे पास टोटल 0.25 मोल फास्फोरस के थे, उसमें से x मोल यहां काम में है, तो बचा हुआ 0.25 माइनस x यहां काम में है। अब मैंने पता किया कि इतने फास्फोरस के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो देखो एक के लिए 3 तो x के लिए 3x, एक के लिए 5 तो इतने के लिए इंटू 5। ये जो टोटल ऑक्सीजन है क्वेश्चन के हिसाब से 32 ग्राम यानी 1 मोल होनी चाहिए। वहां से मुझे x की वैल्यू पता लग गई। अब x पता लग गया तो देखो दिख रहा है इसके x मोल से x मोल बनेगा, और इसके 0.25 माइनस x में से 0.25 माइनस x, तो 0.25 को 1/4 लिखा, x की वैल्यू 1/8 है, सॉल्व करोगे वापस से 1/8 मिल जाएगा। मोल्स इनटू मोलर मास, आपको इसका मास मिल जाएगा। कर सकते हैं। तो बस ये 3 चीजें आपको बेसिकली सीखनी है स्टोइकियोमेट्री में, रिएक्शन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट निकालना, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट, और तीसरा POAC लगाना। कर लोगे? चलिए चलते हैं आगे और सीखते हैं एक और छोटी सी चीज, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ऑल्दो इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन ये आपके कई जगह पर काम में आ जाता है। तो अगर आपको किसी गिवन कंपाउंड में, जैसे मान लो मेरे पास H2SO4 है, मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का मास निकालो, इसमें तो 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय, बताओ टोटल कितना है 98 इंटू 100 है। आ गई? कर सकते हो ना? बस यही होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या आता है, अगर आपको किसी भी एक कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है इन अ कंपाउंड, तो भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना, देखो आपने भी किया है, आप ऊपर तो लिख दोगे मास ऑफ एलिमेंट, उसको आप डिवाइड कर दोगे उसके मोलर मास से, और इनटू क्या कर दोगे, तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास इनटू 100। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो ये बात फॉर्मूले की, तो हमें आता भी है, वैसे भी समझ में आता है। चलो इसको यूज करना सीखते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछता है उन पे फोकस करो। देखो पहला क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप सभी ने देखा हुआ होगा, बहुत आसान है। ये कह रहा है इंसुलिन जो है, इंसुलिन, कुछ लोग या इंसुलिन का फॉर्मूला ढूंढने लग जाते हैं, जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है इंसुलिन जो है इसमें 3.2% सल्फर होती है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सल्फर। तो ऊपर तो मैं लिखूंगा मास ऑफ सल्फर, नीचे क्या लिखूंगा, मोलर मास ऑफ इंसुलिन या मॉलिक्यूलर मास बोल लो, इनटू 100। तो देखो सल्फर का परसेंटेज 3.2 दिया है। अब मास ऑफ सल्फर कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, और एक सल्फर का मास होता है 32। बताओ इंसुलिन में कितने सल्फर एटम, मुझे तो नहीं पता। तो यहां पे फोकस करो आप एक लाइन पर, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। उसने आपको सल्फर का परसेंटेज दिया है और इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा। आप बताओ इंसुलिन में सल्फर है ये बोलने के लिए उसमें मिनिमम कितने सल्फर एटम होने चाहिए, एक तो होना चाहिए ना, एक सल्फर एटम तो होना चाहिए। तो पॉइंट यही है, एटलीस्ट इसमें एक सल्फर एटम तो होगा। तो एक सल्फर एटम मान के चलो, तो 1 इंटू 32
डिवाइड बाय मोलर मास m इंटू 100। देखो यहां से आपको इंसुलिन का मोलर मास 1000 मिलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आप ध्यान दें। अगर आपको किसी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको एटलीस्ट उसका एक एटम बना, या तो एक तो होगा ही ना, तभी तो बोलोगे उसमें सल्फर है। एक भी नहीं हुआ तो आप कैसे बोल सकते हो कि उसमें सल्फर एटम है? आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये आपको याद होगा मैंने आपको लॉस इन मास करवाया था, वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2CO3.xH2 loses 63% of its mass on strong heating. Calculate the value of x. तो आपके पास कंपाउंड क्या है? Na2CO3.xH2O सॉलिड, और इसको स्ट्रांगली आपने हीट किया तो देखो इसको हीट करने पर आपको मिलेगा Na2CO3 सॉलिड प्लस, ये याद रखना, इसको हीट करोगे तो आपको वाटर गैस की फॉर्म में ही मिलता है। तो जिन लोगों को रिएक्शन ध्यान नहीं है ध्यान रखें। तो देखो ये गैस है, गैस को उड़ना आता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया था स्टोइकियोमेट्री में, अगर किसी रिएक्शन में लॉस इन मास हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा? गैसेस की वजह से। तो देखो ये सॉलिड, सारा लॉस इसकी वजह से होगा। यानी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ये बता रहा है, ये जो लैंग्वेज है ये सिखा रही है कि एक्चुअली इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो 63% है। ये तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। हमारे हिसाब से वाटर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ? इसमें वाटर का मास कितना है? 18 इंटू एक्स अपॉन इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, तो दिस प्लस दिस आप करोगे आ जाएगा 106 प्लस 18x इंटू 100। यहां से आप x के लिए सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू 10 मिल जाएगी। समझ रहे हो ना? तो सिर्फ लैंग्वेज को देखने का खेल है और कुछ भी नहीं है। उसने आपको इनडायरेक्टली बता दिया है इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है। अब अगर आपको परसेंटेज ऑफ वाटर पता है तो आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ, यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। मैं आपको सिखा चुका हूं कि लॉस इन मास कब होता है? जब गैसेस की वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखें एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप सभी अच्छे से जानते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, तो बचपन से पढ़ता है हो आप। देखो जब आपसे बात करूं ग्लूकोज की, तो क्या आप ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो? क्या होता है? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। अगर आप इनका रेशियो ले लो 1:2:1, तो देखो रेशियो के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा CH2। तो किसी भी कंपाउंड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक एम्पेरिकल, स्पेलिंग गलत है, एम्पेरिकल आएगा, आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक होता है एम्पेरिकल और एक होता है मॉलिक्यूलर। एम्पेरिकल फॉर्मूला उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का रेशियो बताता है। तो वो फॉर्मूला जो आपको सिर्फ एटम्स का सिंपल रेशियो दे उसे तो हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो एक एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स बता दे उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और देखो आपको साफ साफ दिख रहा है ये जो फॉर्मूला है ये इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का 6 गुना है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले का n टाइम्स होता है। पढ़ा हुआ आपने? यहां पर n एक नंबर होता है जो कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के बराबर होता है। आई डोंट थिंक ये आपके लिए नई चीजें हैं, तो इन चीजों पे आप ध्यान दें। ये जो n है यहां पर n को हम क्या लिखते हैं? n विल बी इक्वल टू उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। चलिए तो एक बार आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए अब देखें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको डील करना होता है। मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं। शुरुआत में जब मैंने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना सिखाया था, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं, जो एटम्स का रेशियो होता है, मैंने आपको सिखाया था कि मान लो आप पास एक ग्लूकोज ले लेते हैं, चलो C6H12O6 मॉलिक्यूल है। तो देखो उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, रेशियो है 1:2:1। अच्छा बताओ अगर मैं लिखूं कि मेरे पास एक मोल C6H12O6 है, तो देखो इसमें 6 मोल क्या होगा? कार्बन, 12 मोल क्या होगा? हाइड्रोजन और 6 मोल क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो देखो रेशियो निकालो,
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो भी कितना है 1:2। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स के मोल्स का रेशियो होगा वही उनके नंबर का रेशियो भी होगा, जो एटम्स के मोल्स का रेशियो होगा एग्जैक्टली वही क्या होगा, उनके नंबर का रेशियो भी होगा। इसी बेसिस पर आप किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। मतलब आप तो मेरा एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, चाहो तो आप नोट डाल के लिख लो, रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए, मतलब यूज करने के लिए, कि टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, to calculate empirical formula just calculate ratio of moles of atoms। आपको उन एटम्स के मोल्स का रेशियो बताना है, मतलब जो जो एटम्स उसके अंदर उनके मोल्स का रेशियो। समझो मेरी बात, ये क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन 8% हाइड्रोजन। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, और जो बचेगा वो ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, बट एटलीस्ट ये 3 आपको मान्य होते। तो देखो कार्बन का परसेंटेज है 60, तो मान लो, ये आपने सीखा भी होगा, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, वो रटवा देते थे, मैं रटवा नहीं रहा हूं। आपका टारगेट क्या है, इनके मोल्स निकालना। तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप कंपाउंड का मास 100 ग्राम मान लो। तो 100 ग्राम अगर कंपाउंड का मास है तो उसमें देखो 60 ग्राम हो गया कार्बन का मास, 8 ग्राम हो गया हाइड्रोजन का मास, और बाकी का बचा 32 ग्राम, वो हो गया ऑक्सीजन का मास। अब आप इन तीनों के मोल्स निकाल लो। तो देखो 60 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास 12, 8 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 1, और 32 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 16। सिंगल एटम्स है, तो देखो इसके मोल्स कितने आ गए 5, इसके आ गए 8, इसके आ गए 2। बताओ रेशियो कितना आ गया 5:8:2। सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो ये सबसे सिंपल है, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो होल नंबर नहीं आएगा। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया C5H8। और इस तरह से आप इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कैलकुलेशन थोड़ी यहां पर डिफिकल्ट है, तो आपको समझाने के लिए ध्यान से देखना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड दिया है, इस बार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। तो पहले वही काम करो भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन का मास कितना हो गया 40.684 ग्राम, 100 ग्राम मान लो। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 5.085 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 54.228। देखो ये सब मिलाकर 100 हो गया। अब ये इनके मास थे, आप इनके मोल्स निकालो। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लूंगा, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो अगर आप इन वैल्यूज को चेक करो तो 40.684 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 3.39। ठीक है, ये एज इट इज 5.085 बनेगा, और ये 54.228 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 3.38, यानी 3.39 लिख लो, 389 है तो 3.39। अब ये सिंपल रेशियो नहीं है, सिंपल रेशियो में बदलने के लिए आप सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करो। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी 3.39, तो 3.39 डिवाइडेड बाय 3.39 एंड डिवाइडेड बाय 3.39। देखो इन दोनों का रेशियो 1 आ गया, ये बन गया 1:2। ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर रहा है, 1.5 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, 1.5:1। अब देखो 1.5 भी एक होल नंबर नहीं है। अब ना तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं, ना मैं इसको 2 लिख सकता हूं, तो मैं 1.5 को लिखूंगा 3/2। अब देखो इसको सिंपल रेशियो में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2:2, 3:1। ये आपके पास क्या बन जाएगा इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज C2H3O। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइम्स n। n के लिए कैसे निकालोगे, n की वैल्यू इसका मॉलिक्यूलर मास 118 दिया है, डिवाइडेड बाय इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 24 + 3 27, 27 + 32 इज 59, तो वैल्यू आ गई 2। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C4H6। तो आपको अगर कभी भी किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, उसका एटम्स के मोल्स का रेशियो निकालना, कुछ नहीं करना, एटम्स का मास डिवाइड बाय मोलर मास, उनके मोल्स आ जाएंगे, बस मोल्स के रेशियो को सिंपल रेशियो में बदल देना। तो अगर ऐसी वैल्यूज आ रही हैं तो जो सबसे छोटी वैल्यू उससे सब में डिवाइड कर दो। अब मान लो ये 1.5 की जगह 1.8 आता, तो
तो मैं इसको सिंपल 2 लिख देता, फिर मुझे कुछ नहीं करना होता। मान लो ये 1.05 आता तो मैं इसे 1 लिख देता। इतना आप लोग अच्छे से जानते हो, बस यही आपको आना चाहिए। ये एक और क्वेश्चन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और यहीं पे खत्म होता है अपना एक और लेक्चर, जहां पर हमने स्टोइकियोमेट्री के बेसिक सीख लिए और मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करेंगे विद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि हमारे रिविजन के लिए इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है, नोट्स हैं, जो भी है, वहां से एक बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लें ताकि आपको और अच्छी चीज समझ में आए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।